पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जिस प्रचंड और ऐतिहासिक जीत की बात की जा रही है, उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बधाई जरूर दी जा रही होगी। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी उन्हें बहुत बड़ा इनाम भी देने वाली है। आपको बताएंगे कि आखिर ऐसी चर्चा क्यों है कि बीजेपी ज्ञानेश कुमार को इनाम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। दरअसल बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए जीतना बहुत आर पार की जंग बन गया था। बीजेपी हर हाल में बंगाल जीतना चाहती थी। ऐसे में आपने देखा होगा कि कैसे पूरा चुनाव बेहद हंगामेदार रहा और मुख्य चुनाव आयुक्त इस हंगामे के केंद्र में रहे, क्योंकि उन पर खुलेआम बीजेपी की मदद करने के आरोप लगे। ऐसे में बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर बीजेपी की इस जीत का कोई असली रचयिता है तो वो चुनाव आयोग ही है। चर्चा हो रही है कि जिस जिम्मेदारी के साथ ज्ञानेश कुमार को इस चुनाव में लगाया गया था, उन्होंने उसे सिर्फ पूरा ही नहीं किया बल्कि ऐसे तरीके से किया जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी को भी नहीं थी। जरा याद कीजिए कि अमित शाह ने क्या कहा था कि बीजेपी 170 सीटों तक पहुंचेगी। मतलब पार्टी खुद भी ये मानकर चल रही थी कि बहुत मेहनत के बाद भी किसी तरह 170 तक ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो व्यवस्था हुई उसने तस्वीर ही बदल दी और आंकड़ा 200 पार तक पहुंच गया। ऐसे में अब चर्चा ये है ज्ञानेश कुमार बेहद खुश होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हें इसका बड़ा इनाम मिल सकता है। इतना बड़ा कि शायद उन्होंने खुद भी ऐसा नहीं सोचा होगा। आपको इस बारे में आगे समझाते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बंगाल की इस जीत के साथ बीजेपी अब 23 राज्यों में सत्ता का हिस्सा बन चुकी है। इनमें से 11 राज्यों में पार्टी अपने दम पर बहुमत में है, जबकि 12 राज्यों में गठबंधन के साथ सरकार में शामिल है। अब सिर्फ 7 राज्य ऐसे बचे हैं जहां बीजेपी सत्ता से बाहर है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश। एक बहुत अहम बात जिसे बीजेपी भी समझती है और विपक्ष भी, पश्चिम बंगाल को आज राजनीति का आखिरी किला माना जा रहा था। वजह भी साफ है, क्योंकि उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्व के कई राज्यों में बीजेपी अपना झंडा गाड़ चुकी है, लेकिन बंगाल अब तक उसके हाथ नहीं आया था। यही वजह है कि इस चुनाव में बीजेपी पर कितने भी गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी, जैसे कि उसे बंगाल हर हाल में कब्जाना था। वहीं पूरे विपक्ष के लिए भी ये चुनाव बेहद जरूरी था, क्योंकि बीजेपी के रथ को हर हाल में रोकना था, उसके बढ़ते प्रभाव को और एक तरफा ताकत को चुनौती देनी थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी का टिके रहना पूरे विपक्ष के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था, क्योंकि ममता की पार्टी टीएमसी और इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों को ये अंदाजा पहले से था कि बीजेपी अगर बंगाल जीतती है तो बीजेपी का प्रभाव लगभग पूरे उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्व भारत में फैल जाएगा और देश में विपक्ष का मनोबल गिर सकता है। विशेषज्ञ खुद कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए बहुत एक तरफा राजनीतिक स्थिति भी ठीक नहीं मानी जाती। यानी एक ही पार्टी का देश के ज्यादातर राज्यों पर कंट्रोल होना नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब जाहिर है कि बंगाल चुनाव वो आखिरी किले की तरह माना गया, जिसके बाद पूरे देश पर बीजेपी का दबाव बढ़ जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी ने ये चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनाव आयोग से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कई विशेषज्ञों ने माना कि रास्ते की बाधाओं को हटाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था, वो बीजेपी ने इस चुनाव में कर डाला। अब बंगाल जो बीजेपी के लिए आखिरी किला माना जा रहा था, वो बीजेपी ने फतह करके पूरे देश के विपक्ष को और कमजोर कर दिया है। वहीं इस बंगाल चुनाव में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो नाम था मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का। ममता की पार्टी टीएमसी ने खुलेआम उनको बीजेपी का एजेंट बताया था। यहां तक कि आपको याद दिलाएं तो विपक्ष एकजुट होकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव तक ला चुका है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के काम करने के तरीके पर सवाल बेवजह भी नहीं उठे हैं।
पहले तो एसआईआर के जरिए बंगाल की मानो पूरी वोटर लिस्ट में उलटफेर कर दिया गया हो। लाखों नाम लिस्ट से काट दिए गए और तो और लाखों नाम तो ऐसे थे जो सिर्फ इस वजह से वोट नहीं डाल पाए क्योंकि ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई ही नहीं हुई। दरअसल लाखों नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के आधार पर हटा दिए गए और जब इसका विरोध हुआ तो लोगों को सुनवाई का मौका दिया गया कि ट्रिब्यूनल में जाकर साबित करें और अपने नाम को वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। और हुआ क्या, प्रक्रिया इतनी देरी से चली और धीरे चली कि 27 लाख लोग वोट ही नहीं डाल पाए क्योंकि उनकी सुनवाई ही नहीं हुई। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तो ये भी आरोप लगा चुकी है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में बोरे भर भर कर नए वोटर के फॉर्म देखे गए जो पूरी तरह फर्जी थे और बीजेपी की मदद करने के लिए इन वोटर्स को जोड़ा गया था। वहीं दूसरा आरोप था कि ममता के मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट करके बड़ी मात्रा में सूची से बाहर कर दिया गया। तो सीधे शब्दों में कहें, कुल मिलाकर एसआईआर के जरिए ऐसी वोटर लिस्ट तैयार हुई कि बीजेपी हार ही न पाए। वहीं इससे वोटिंग पैटर्न पर गहरा असर भी पड़ता दिखा। विपक्ष का दावा है कि इससे वोटर लिस्ट और ध्रुवीकरण का ऐसा माहौल बना जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलनी ही थी। वहीं वोटर लिस्ट के अलावा चुनाव के दौरान भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप नहीं थमे। कहीं वोटिंग के दौरान बवाल मचा तो कहीं स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला गर्मा गया। वहीं अब बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वो कर दिखाया है जिसका सपना आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी लंबे समय से देखते आ रहे थे। इतिहास पर नजर डालें तो 1941 में अविभाजित बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ ए.के. फजलुल हक की सरकार बनी थी जिसमें जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मंत्री बने थे। अब पूरे 85 साल बाद बंगाल में जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा का किला पूरी तरह से स्थापित होने जा रहा है। जाहिर है कि इसका असर सिर्फ बंगाल या कोलकाता तक सीमित नहीं रहने वाला है। दिल्ली की राजनीति में भी एक नया नैरेटिव तेजी से बन रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल की इस जीत के बाद चुनावी मैनेजमेंट में भूमिका निभाने वाले चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा इनाम मिलेगा। इसी बहस के बीच ज्ञानेश कुमार का नाम अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। तो खबर है कि बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में थी जिसे राष्ट्रपति बनाकर वो अपने राजनीतिक अभियान को और तेज कर सके और ज्ञानेश कुमार इस भूमिका में फिट बैठते नजर आ रहे हैं। अब टाइमिंग भी दिलचस्प है। उन्होंने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 24 जुलाई 2027 को खत्म हो रहा है। वहीं अभी न सरकार की तरफ से और न ही सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से उनके नाम को लेकर कोई आधिकारिक संकेत मिला है, लेकिन फिर भी ऐसी चर्चा छिड़ी हुई है कि अगर बंगाल की जीत का कोई असली चेहरा है तो वो ज्ञानेश कुमार ही है और उन्हें आने वाले वक्त में बीजेपी बड़ा इनाम देने वाली है जो राष्ट्रपति की कुर्सी भी हो सकती है। वहीं राष्ट्रपति की कुर्सी ना भी हो लेकिन कोई इनाम उनको जरूर मिलेगा, ऐसी चर्चा बहुत जोरों से छिड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले ज्ञानेश कुमार के सामने एक और बड़ी परीक्षा है, पंजाब का चुनाव। अगले साल फरवरी से पहले वहां चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि वहां भी इसी मॉडल को दोहराने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली जा सकती है जो बंगाल में देखा गया है। लेकिन इस चर्चा के पीछे एक और पहलू भी है। विपक्ष पहले से ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया और उसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में अगर भविष्य में ज्ञानेश कुमार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सामने आता है तो विपक्ष इसे साफ तौर पर इनाम की राजनीति करार देगा, जबकि बीजेपी समर्थक इसे एक अनुभवी अधिकारी को ही दिया गया बताएंगे। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर भी शक गहराया हुआ है, इसीलिए क्योंकि ये नियुक्ति नियम बदल कर की गई थी। सीजेआई की जगह गृह मंत्री अमित शाह को नियुक्ति प्रक्रिया में जोड़ दिया गया था और फिर ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की राह आसान हो गई थी।
इसीलिए भी ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो बंगाल चुनाव काफी हंगामेदार रहा। पहले तो वोटर लिस्ट को लेकर बवाल हुआ कि बीजेपी के इशारे पर एसआईआर के तहत बड़ी धांधली हो रही है। फिर वोटिंग वाले दिन भी जगह जगह बवाल मचा। फिर ईवीएम की निगरानी के दौरान भी बीजेपी पर स्ट्रांग रूम में घुसने के आरोप लगे और यहां तक कि वोटों की गिनती प्रक्रिया पर ममता ने सनसनीखेज आरोप भी लगाए थे, जहां उन्होंने ये कहा था कि चुनाव आयोग एक साजिश के तहत उनके वोट बीजेपी को और बीजेपी को मिले वोट को उनका बता सकता है। वहीं आपको एक और बात बता दें कि बंगाल की कुल 294 में से 293 सीटों पर ये नतीजे आ रहे हैं। बची हुई एक सीट दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्ता विधानसभा सीट है, जिसको लेकर नतीजे 24 मई को आएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के चलते यहां के सभी बूथों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग का ऐलान किया है। ऐसे में ममता के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने तो बीजेपी के दिग्गजों को फाल्ता से चुनाव लड़ने की बड़ी चुनौती भी दे चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी नहीं बख्शा। अभिषेक बनर्जी बोल पड़े कि बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग और उनके साथी ज्ञानेश कुमार को मेरे डायमंड हार्बर मॉडल को नुकसान पहुंचाने में 10 जन्म भी कम लग जाएंगे। वो आगे बोले कि मैं केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि अपने सबसे मजबूत नेता को भेजो और अगर हिम्मत है तो फाल्ता से चुनाव लड़ो।